नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया है। कल राजौरी के धांगरी गांव के 3 घरों पर अंधाधुंध फायरिंग के बाद आज आतंकियों ने उसी गांव में आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया। इस बार आतंकियों ने छोटे छोटे बच्चे और औरतों को निशाना बनाया है। आईईडी ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 10 लोग जख्मी हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं धांगरी ब्लास्ट, निशाने पर हिंदू। राजौरी के धांगरी इलाके में सोमवार सुबह आईईडी ब्लास्ट में 4 साल के मासूम की मौत हो गई। इस धमाके में करीब 10 अन्य लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज जीएमसी राजौरी में जारी है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार इनमें एक की हालत गंभीर है और बाकी लोगों की हालत स्थिर बताई जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आईईडी ब्लास्ट। राजौरी के धांगरी में हुआ ब्लास्ट। यहीं हुआ था नरसंहार। ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत, 10 अन्य घायल। राजौरी में आतंकियों का आतंक एक बार फिर कोहराम मचा रहा है। पहले राजौरी के डांगरी गांव में 3 घरों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। उसके बाद आतंकियों ने उसी गांव में आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया। इस बार आतंकियों ने छोटे छोटे बच्चे और औरतों को निशाना बनाया। आईईडी ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 10 लोग जख्मी हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ब्लास्ट के बाद मौके पर शरीर के कई टुकड़े बिखरे हुए मिले। आतंकियों ने राजौरी के जिस डांगरी गांव में आईईडी ब्लास्ट किया वहां अफरा तफरी का माहौल है। जमीन पर खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि गांव में हिंदू सुरक्षित नहीं, उन्हें कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। चश्मदीदों के मुताबिक दहशतगर्द चुन चुनकर हिंदुओं को मार रहे हैं। आधार कार्ड देख देख कर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। फिलहाल गांव में भारी सुरक्षा बल तैनात है। सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है और चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। लेकिन अभी राजौरी में हिंदू बाहुल डांगरी गांव में दहशत का माहौल है। स्पेशल डेस्क न्यूज़। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं। आधार कार्ड देखकर एक घर पर हमला किया गया आतंकियों के द्वारा, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और अभी 6 लोग अस्पताल में हैं। वहीं अभी यह आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसी जगह पर राजौरी के उसी स्थान पर, यानी कि ढांढरी चौक पर, अगर जो इसे कहें, ढांढरी चौक पर आईईडी ब्लास्ट हो गया जिसमें एक मासूम बच्चे की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। सबका इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये धांगरी का जो इलाका है, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है राजौरी का, जिसमें लगातार आतंकी कहर बरपा रहे हैं, हिंदुओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि हिंदू वहां से पलायन कर जाएं और वो निर्विघ्न रूप से अपने जो भी आतंकी गतिविधियां हैं उनको संचालित कर सकें, वहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका बना सकें। ये आतंकियों का मंसूबा है। हिंदुओं को डरा धमका कर कश्मीर से पलायन करने की कवायद आज भी चल रही है। सरकार ये तमाम दावे करती है कि अब ऐसा नहीं होगा। धारा 370 हटा दिया गया। अब कोई भी ऐसी हरकत आतंकियों द्वारा नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी यह जारी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, कैप्टन आई सिंह भदौरिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही पवन पटेल, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर भारत भूषण वत्स, जो रिटायर्ड कर्नल हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया आपसे। सवाल यहां यह है कि बीजेपी सरकार लगातार दावे कर रही है और यह कह रही है कि हम कश्मीर में अमन चैन लाएंगे, हिंदुओं को पुनः बसाएंगे, जो वहां से पलायित हो गए हैं उनको ले जाकर के वहां बसाएंगे, कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाएंगे। ये तमाम दावे हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं। लेकिन जो धांधरी का इलाका है, धांगरी का जो इलाका है वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है राजौरी का।
और वहां पर आधार कार्ड देख करके आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं। यह कैसी व्यवस्था है? नरेंद्र जी, ये जहां पर ये कांड हुआ है राजौरी, अखनूर से आगे है पुंछ राजौरी जी, वाकई में यहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र है जी। थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे तो कुछ ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ मुस्लिम गांव भी है। क्योंकि इस क्षेत्र से मैं बहुत वाकिफ यहाँ रहा हूँ कि मैं जम्मू में मेरी ज्यादा से ज्यादा पोस्टिंग रही है और इस क्षेत्र में मैंने ज्यादा से ज्यादा वहाँ कैंप्स किए हैं। तो वहाँ क्या है, पूरा पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया लगा हुआ है। ज्यादातर वहाँ ऐसी जगह है जो पता नहीं चलता कि कहाँ बॉर्डर खत्म होता है कहाँ शुरू हो जाता है। तो उसी का ये लाभ लेके और घुस के आ जाते हैं। बाकी हमारे सुरक्षा बल बिल्कुल वहाँ तटस्थ खड़े हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ अभी फिलहाल यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं घटी है 1-2 साल से। ये घटना जो है नए साल में उन्होंने एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की आतंकी घटना कायराना घटना जो कहेंगे कायराना एक सोच है उनकी, वो उन्होंने इसको अंजाम दिया। लेकिन जो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उन्होंने किया है उससे एक बात तो स्पष्ट हो गया ना सर कि वहां पर हिंदू आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नहीं रविंद्र जी, बिल्कुल असुरक्षित अपने आप को महसूस न करें क्योंकि हमारे सुरक्षा बल वहां कदम कदम पे खड़े हैं जी। अब ये घटना हुई है तो ये आप देखना इसका परिणाम बहुत जल्दी सामने आएगा जी। ये बच के नहीं आएंगे एक भी जी। इनका हमारे सुरक्षा बलों ने बिल्कुल घेरा डाल रखा है जी। ये सोचे कि बच के निकल जाए, बिल्कुल नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर में जिन्होंने भी जो घटना करी है तो ज्यादा समय नहीं निकला है, तुरंत उनका इनकाउंटर होके उनको दो गज जमीन के नीचे पहुंचा दिया है। ठीक है, वही इनका हर्ष होगा, बचेंगे नहीं। क्योंकि हमने अगर इनको ये लग रहा है कि हम जम्मू कश्मीर अपनी उपस्थिति लोग ये ना कह सके कि आतंकवाद वहां खत्म हो गया है, इसलिए छुटपुट घटना करने का इस तरह से कायराना हरकत करते हैं। पवन पटेल, ये दुनिया देख रही कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन पहले से कितना बहाल हुआ है जब से धारा 370 हटी है और धारा 377 थी तब आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में ब्लास्ट होते थे। ऐसा कोई शहर नहीं था जब ब्लास्ट नहीं हो, ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे। ये घटना मैं उस टाइम की बता रहा हूँ, 2014 से पहले की जो सरकारें थी वो उनके सामने होता था। हमारे सामने बताइए, जब मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर में छुटपुट घटना हुई है, हो रही है, मगर पूरे देश में आज 2014 से लेके अभी तक एक कहीं कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है, कोई गोलीबारी नहीं हुई है। ठीक है, और 2014 से पहले हर जगह ये घटना घटती थी। ठीक है, पवन पटेल जी सुन रहे हैं, बड़ी ही शिद्दत से आपकी बातें, कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं कहना तो चाहूंगा ही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ विषय होते हैं जो राजनीति के नहीं होते, इन सब सब्जेक्ट में हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल हमारा प्रयास रहता है कि इन सब में हमें मिलकर के काम करना चाहिए, तब हम बाहरी ताकतों से जीत पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति का महानता का जो महिमा मंडन करने लगते हैं वहीं पे आदमी सब गड़बड़ा जाता है। जब 2014 का पहले तो 2014 के बाद इन्होंने बड़ी वो कर ली तो यहाँ पे मामला फिर वो सिस्टम से हट जाता है। मैं कितना भी प्रयास करूँ लेकिन हमेशा ये 2014 के पहले का दोषारोपण दे देते हैं। आज ये बताइए, भदौरिया साहब बोल रहे हैं कि इनकी पोस्टिंग रह चुकी है वहाँ पे, वहाँ अभी हमको यही नहीं पता चल पा रहा कि कहाँ से हमारा सीमा खत्म होती, कहाँ खत्म होती, कहाँ चालू होती है। तो जब आज तक इनको यही नहीं पता चल पा रहा कि हमारी सीमा कहाँ से खत्म होती है तो उसका क्या आप रक्षा कर पाओगे? और इस टाइप के हालात जो बड़े बड़े आज आप करते हो, सरकार ने हमेशा दावा किया कि पक्ष से नहीं जाएंगे, अब ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो क्यों ऐसा हो जाता है? सरकार उस चीज पे क्यों नहीं काम करती, उस फार्मूले पे काम क्यों नहीं करती कि इस टाइप की घटनाएं कैसे घट जाती है? कोई ना कोई तो है जो उनको हथियार सप्लाई कर रहा है, कोई ना कोई तो है जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, कोई ना कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा है। तो उस पे क्यों नहीं हम जा पा रहे हैं? क्यों उस पे जा करके हम कम से कम उस चीज को बताएं कि कहाँ से उस चीज से जब वहां पे अपन उसको बाहर करेंगे तब तो आगे उसका निराकरण हो पाएगा। लेकिन उसका हम नहीं करेंगे। बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े दावों, बड़े बड़े पब्लिक के सामने हम बड़ी बड़ी बटोलेबाजी करते हैं। हम तो कहते हैं ये सब चीजें ऐसी हैं कि इनमें राजनीति किया जाए। आज आप फिर वही 2014 कोरोना रो रहे हो, 2014 का जब अपने डायनामिक प्रधानमंत्री आ गए तो 2014 के बाद तो राम राज्य जाना चाहिए ना। बार बार उस बात को क्यों लेके जाते हो? आप अपनी बात बताइए, अपनी उपलब्धियां बताइए ना। आपके अगर इंटेलिजेंस आपकी सरकार में इस तरह का होता है, क्लियर है कि आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है। जिसकी भी सरकार होती है नैतिकता के आधार पर उसकी जिम्मेदारी होती है। इस टाइप की कोई भी अगर घटनाएं घटती है तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि विपक्ष की।
और सवाल का उत्तर, प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। इनके यहाँ दो चीजें चला दी कि कुछ भी हो तो 2014 के बाद डाल दो, और प्रश्न का उत्तर प्रश्न में करके प्रश्न कर दो, खड़ा दो प्रश्न। कैप्टन साहब जवाब दीजिए। मैं यही कहूंगा देवेंद्र जी कि आप एक चीज जरूर देख सकते हैं, हमारे प्रश्न और उत्तर न देखें कि आतंकवादी घटना क्या 2014 से कम हुई है कि नहीं हुई है। आपके सामने तो क्या क्या घटनाएं होती थी, बम ब्लास्ट होते थे, और एक दो नहीं, सैकड़ों लोग मारे जाते बम ब्लास्ट में, और उसका नतीजा क्या होता था, ये सरकार, कांग्रेस सरकार डोजियर बना के पाकिस्तान को देती थी, वो कहती थी कि देखिए ये आपके लोग आए थे। मगर हमारे टाइम ऐसा नहीं हो रहा है। हम ये देखते हैं कि इनको कितनी जल्दी हम इनको खत्म करें। इनके टाइम आतंकवादी मारे कहां जाते थे, हमारा रिकॉर्ड देख लो कि हमने कितने एक साल में कितने मारे हैं, 165 से अधिक एक साल में ज्यादा आतंकवादी मार दिए, और इनका कार्यकाल देख लो। तो हम आतंकवादी में आते जरूर है, घटना कहीं ना कहीं कर जाते हैं, मैं इसको नहीं कहूंगा कि नहीं कर पाते, मगर बचने ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। आज गिने चुने आतंकवादी भी नहीं बचे। इनके टाइम तो कश्मीर आतंकवादियों से भरा पड़ा था, और चैलेंज करते थे कि लाल चौक पे कोई तिरंगा फहरा के दिखा दे। आज हमारे टाइम लाल चौक पे नहीं, कश्मीर के चप्पे चप्पे में तिरंगा फहरा रहा है, इनके टाइम नहीं फहराता था। तो ये हमने साफ सुथरा वहां कश्मीर बनाया है। हाँ, इक्का दुक्का घटना हो रही, इनको भी हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, इन पे भी बहुत लगाम लगा देंगे। हमारे सुरक्षा बल इस पे काम कर रहे हैं, सुरक्षा बल बिल्कुल हमारे साथ नहीं बैठे। और ये भी देख लेना, जिन्होंने घटना करी है देवेंद्र जी, 2 या 4 दिन में हम इनका भी खात्मा करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारी इच्छा होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। सुथरा लोगों को सुरक्षा देना चाह रहे हैं, बिल्कुल, मगर कहीं ना कहीं क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है कि चप्पे कदम कदम पे तो सुरक्षा बल खड़े नहीं है, कहीं ना कहीं वो मौका देख के और अंदर आ जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अंदर ही बैठे हैं, जो सो कॉलर कहते हैं ना, सो कॉल्ड जो सेकुलर बने बैठे हैं, और उनका संरक्षण भी कौन करती है, कांग्रेस करती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर। बड़ी देर से कर्नल साहब इंतजार कर रहे हैं। देवेंद्र जी एक सेकंड। देवेंद्र जी, इनके टाइम जब इनकी सरकार थी और जो इनके मुख्यमंत्री थे जो अभी पार्टी छोड़ के चले गए हैं, उस टाइम एक रोशनी एक्ट बनाया गया था जी, और पूरे जम्मू कश्मीर में जितनी सरकारी जमीन पे उस पर टोटल इन्होंने आतंकवादी बसाए थे। आज हम उसको खाली करा रहे हैं, उसका इन्हें बुरा लग रहा है, उस पर ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जी। हम नहीं चाहते कि आतंकवादी वहां रहे, हम उनके अवैध निर्माण तोड़वा रहे हैं, और ये राहुल जी उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख लिए कि आतंकवादियों को संरक्षण किसने किया है। आतंकवादियों को पीएम हाउस में बुला के रेड कारपेट कौन बिछाता था, फोटो सेशन कौन करवाता था। आज जो हमारे टाइम जेल में बंद है, वो इनके टाइम पीएम हाउस में आके कारपेट उसको रेड कारपेट बिछाई जाती थी, उसके साथ फोटो सेशन होता था। आज हमने उसको उम्र कैद के जेल में डाल दिया है। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर भरत भूषण वत्स जो रिटायर्ड कर्नल हैं हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल साहब, जय हिंद जी। जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद। आपसे सवाल लेना है मुझे, और जवाब आपको ही देना है, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जैसा कि अभी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने कहा कि हम वहाँ तैनात थे, वहाँ रहे हैं और उस एरिया को जानते हैं, पता ही नहीं चलता कि बॉर्डर कहाँ से शुरू है और कहाँ ख़त्म है। ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए सरकार को करना क्या चाहिए? अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से मैं भदौरिया साहब के वक्तव्य को पूरा नहीं सुन पाया जी, लेकिन मैं अपना जो मेरा जो विचार है, क्योंकि मैंने कारगिल युद्ध में 48 दिन वहीं पे गुजारे हैं जी, इसके अलावा हमारी यूनिट में एक इन्फेंट्री सोल्जर रहा हूं, तो हमारी यूनिट भी वहां पर रही थी, तो जम्मू एंड कश्मीर की परिस्थितियों से काफी अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। मैं आपके सवाल को 4 भागों में बात कर लूंगा जी। सबसे पहले भौगोलिक परिदृष्टि में अगर इसको देखें तो बाह्य भौगोलिक दृष्टि में पाकिस्तान एक हताश देश, एक टूटने वाला देश, एक बिखरने वाला देश के रूप में आ गया है, जिसकी आर्थिक परिस्थिति जो है बहुत ही ज्यादा डामाडोल हो चुकी है, और आतंकवाद अफगानिस्तान की तरफ से भी तालिबान उसके ऊपर में हावी होता नजर आ रहा है जी। यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दिया जब बुझने लगता है तो उसकी लो अंत में थोड़ा ज्यादा फड़फड़ाती है अपने उसके लिए। तो
कश्मीर में जो आतंकवाद का अंत हो रहा है 370 और 35 के बाद विशेष तौर पर वो दिए की लो थोड़ा फटफड़ा रही है बिल्कुल समाप्त होने से पहले। अब आता हूँ मैं अंदरूनी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। जी पवीरे साहब ने सही बोला है कि वहाँ पहाड़ी इलाका है, बहुत बड़ा, बहुत गहरा वन्य क्षेत्र है। हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता, रात की तो बात ही अलग है। लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में भी हमारे जो देश के जवान हैं, जो सेना के जवान है, वो हर चीज से, चाहे वो फिजिकल तौर पर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक तौर पर है, उन चीजों का इस्तेमाल करके देश की सीमाओं की बखूबी रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है, अगर आप देखें तो पिछले 4-5 साल के अंदर में कश्मीर का, भारत वाला जो कश्मीर है, जो हमारा जो कश्मीर है, उस कश्मीर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हुई है, चाहे वो रोजगार के तौर पर हो, चाहे वो पर्यटन के तौर पर हो, चाहे एक आम आदमी की इनकम के तौर पर हो। तो मैं उस दिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब दूसरा हमारा जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है वो अपने आप 5-7 साल में ही, ज्यादा नहीं, 1 दशक से ज्यादा की बात नहीं कह रहा मैं, हमारे साथ आकर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि हमारे वाले कश्मीर में किस प्रकार से प्रगति हो रही है। जी। तीसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आतंकवाद का सहारा लेकर ही पाकिस्तान हमेशा से अपने आप को इंटरनेशनल एरिना में दर्शाता आया है। लेकिन अब क्योंकि दुनिया के तकरीबन 180 देश इसकी जो आतंकवाद को सहारा देने वाली बात थी, शामिल यूएसए भी, उसने भी पूरा उसको मदद बंद कर दिया है। चाइना भी धीरे धीरे वो वहां से हाथ खींच रहा है। तो पाकिस्तान की जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली नीति थी वो अब धीरे धीरे दुनिया समझ गई है और दुनिया उसका साथ छोड़ रही है, चंद एक देशों को छोड़कर। जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना तो अब सांप छछूंदर की स्थिति में आ गया है। बेचारे ने तकरीबन 300 अरब डॉलर का सीपेक के अंदर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर में निवेश कर दिया। लेकिन वहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान हमारी तरफ आने के लिए झुक रहे हैं। जिनजियांग के अंदर में विद्रोह की आग भड़क रही है और इधर बलूचिस्तान में स्वराज्य की जो लो है वो धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। ग्वादर के अंदर में जो देश चाइना के प्रति जो विद्रोह हो रहा है, चाइना के प्रति जो रोष प्रकट किया जा रहा है आम जनता द्वारा, वो आप सब लोग रोज अखबार में पढ़ी रहे हैं। तो मेरा ये कहना ये है कि छुटपुट घटनाओं से हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा इसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये की लो है बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रही है। ठीक है, यानी कि आतंकवाद की लो बुझने से पहले कश्मीर में थोड़ा फड़फड़ाहट है, आतंकियों में वही फड़फड़ा रहे हैं, आपके कहने का तात्पर्य है। पवन पटेल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने कहा है कि ऑपरेशन रोशनी के जरिए वहां आतंकवादियों को बसाया गया था, क्या है पूरा मामला, समझाने की कोशिश करें। नहीं, ऑपरेशन रोशनी के बारे में तो मुझे आइडिया नहीं किसके बारे में बताएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति का। देवेंद्र जी, मैं बताऊंगा ऑपरेशन रोशनी के बारे में। जी 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 सर, हम बोल रहे कि नहीं बोल रहे? हाँ, मैं बोलूंगा जी। क्यों? अगर आपको जी आपको ऑपरेशन रोशनी के बारे में नहीं मालूम तो मैं आपको बता सकता हूँ उसके बारे में। जी जी जी, बताइए सर, बताइए। जब बात चल निकली है तो पूरी होनी चाहिए। के द्वारा जो ऑपरेशन रोशनी के द्वारा जो हिंदुओं को, खास तौर से ब्राह्मण, ये अपने कश्मीरी पंडितों को वहां से जबरदस्ती भगाया गया, उनके घरों पर, उनकी जमीन पर, उनकी खेती पर कब्जा करने के लिए एक ऑपरेशन रोशनी का जो है इन्होंने इजाद किया। वहाँ के उस समय के जो नेता थे, उस समय की जो सरकार थी, मैं अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं एक राजनीतिक नेता के तौर पर नहीं बैठा हुआ हूँ। उस रोशनी में, ऑपरेशन रोशनी के तहत जो जमीन वहाँ पर थी किसी कश्मीरी पंडित की या हिंदू की, उसके अंदर में बिजली का एक कनेक्शन लिया जाता था पहले, और उस कनेक्शन के जरिए धीरे धीरे वो एक रूल बना दिया गया, उसको मालिकाना हक दे दिया गया, जिसका अभी 2 साल पहले ऑपरेशन रोशनी को खत्म करके वापस उन्हीं हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों को दिलाया जा रहा है। जी ठीक है, पवन पटेल जी क्या कहेंगे आप? मैं
मैं बता रहा हूँ, देखिए उस समय के हालात, उस समय की परिस्थितियां क्या होती है, सरकार किस कारण से किस तरह के निर्णय लेते हैं। कोई भी सरकार ऐसा नहीं होगा कि आतंकियों को, कांग्रेस पार्टी ने आतंकियों को उनको रोशनी, जो ऑपरेशन रोशनी चलाए इसलिए चलाया कि आतंकवादी आतंकी गतिविधियां बढ़े। तो मुझे उनके समझ पर है कि किस हिसाब से ये बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी सरकार ही नहीं चाहती कि आतंकी हमले बढ़े, कोई भी सरकार ही नहीं चाहती कि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं घटे। इसलिए हमें सबसे पहले निवेदन किया कि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन इस चीज को हमेशा राजनीति में टारगेट किया जाता है, ये बोलने का हमारा प्रयास कर रहा हूँ। ये कंधार की घटना किसके शासनकाल में हुई? पुलवामा हमला किसके शासनकाल में हुआ? पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमले का आज तक पता पड़ा? आप ये बताइए, एक इतने सुरक्षित एरिया में हमारे मिलिट्री, हमारे जवानों की गाड़ी से कोई बम से भरी गाड़ी टकरा जाती है, कितने सारे बैनर्स लगे थे, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, किसकी जांच से कोई जानकारी आई सामने? तो हम ये बोल रहे हैं कि इस तरह के हालात, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो इस तरह के हालात को भी अपने जो आपदा में अवसर खोज कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहती है। वो सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पुलवामा जैसे हमले हो गए, कुछ पता नहीं चला, तो मैं तो बोलने का प्रयास ही करो। मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट ये है कि ये राजनीति का विषय नहीं, उसमें हम सबको मिलकर के इस तरह की चीजों से लड़ना चाहिए, तभी हम उससे जीत पाएंगे। लेकिन अब जब बार बार ये बोल रहे हैं तो इसी का हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए बेसिक अंतर है। हम इस तरह के पुलवामा हमले नहीं करा सकते, हमें लोगों की जान की कदर होती है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते। नहीं, तो कहने का क्या तात्पर्य है आपके कहने का क्या तात्पर्य है? पुलवामा हमला बीजेपी ने कराया था? नहीं, किसके शासनकाल में हुआ? मैंने नहीं बोला कि बीजेपी ने कराया। हम ये कह रहे हैं कि सबका सरकार इनकी है, आज तक पुलवामा हमला का सच सामने नहीं आया। जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, किसकी गाड़ी थी, वो कौन चला रहा था? पुलवामा हमले का सच अब तक सामने क्यों नहीं आया? ड्यूटी लगी हुई थी। देवेंद्र जी, पुलवामा हमले में जो भी थे अपराधी आज वो सब जेल में है। पहली बात, जो अपराधी उसमें सम्मिलित थे, जो गाड़ी ट्रेन वो गाड़ी लेके निकला था, जिसने गाड़ी टकराई थी, वो तो ऑन द स्पॉट खत्म हो चुका था। बाकी उस साजिश में जितने जुड़े थे आज सब जेल में है, कोई बाहर नहीं घूम रहा है, पहली बात। और फिर उसका बदला, उसकी जहां से भू रचना रची गई थी, जहां से उसकी तैयारी हुई थी, हमने पाकिस्तान में घुस के और जाके सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। ये इनको मालूम होना चाहिए, हमने बक्सा नहीं था, यहाँ तो मारा ही मारा था, पाकिस्तान में घुस के भी मारा था। ये हमने करारा जवाब दिया था उस हमले का। डोजियर नहीं दिया था, हमने डोज दिया था। आपके कार्यकाल में डोजियर दिए जाते थे कि देखिए, और वो आपके डोजियर उठा के कचरे की पेटी में डाल देते थे। हमने डोजियर नहीं भेजा है, हम अंदर घुस के गए और उनके जो जहां उनके कैंप थे आतंकियों के, उनकी उसी में कबर ग्रहा बना के हम चले आए थे। तो ये हमारे आप में अंतर है। आप बताइए आपने कितने बनाए थे? अब मैं बताना चाहूंगा कि ये भी अगर हमला हुआ तो क्यों हुआ देवेंद्र जी? सेना की जब कानवाई मूवमेंट करती थी, क्योंकि मैं भी रहा हूं उस क्षेत्र में, उस कानवाई में मैं भी चला हूं। जब सेना की कानवाई चलती थी तो उसमें 100-150 वाहन अमूमन होते थे। और उस टाइम सेना ने एक रूल पास करवाया था कि जब सेना की कानवाई चलेगी तो उसमें कोई प्राइवेट वाहन जो है ना उस टाइम नहीं निकलेगा। इसका ऑब्जेक्शन किसने उठाया था? कांग्रेस पार्टी ने और महबूबा मुफ्ती ने, जी, फारूक अब्दुल्ला ने, इन्होंने सबने बोले नहीं नहीं सेना चलेगी तो हम लोग क्या चलना बंद कर देंगे। और इन्होंने पुरजोर लगा के और सेना के बीच में फिर दोबारा ट्रैफिक चालू कराया। उसी का फायदा लेके और वो कानवाई में गाड़ी घुसी और उसने जिस तरह का उसके जो मंसूबे थे वो अपने पूरे किए। अब ये कहेंगे वो गाड़ी आ कैसे गई, तो मैं उसका ही बता दे। कश्मीर में घर घर में उस टाइम आतंकवादी पाले जाते थे, जब वो झंडा नहीं तिरंगा फहराने देते थे, तो आप सोचिए फिर वहां क्या स्थिति होगी। मगर आज वो स्थिति नहीं है। आज वो छुपने को उन्हें जगह नहीं मिल रही कश्मीर में, क्योंकि सुरक्षा बल हमारे अगर थोड़ी भी अगर कहीं उनको इनपुट मिलता है तो जाके उस घर को घेर लेते हैं, उस क्षेत्र को घेर लेते हैं और उनको वहीं दफना देते हैं। जी, तो आज पवन पटेल जी, पवन पटेल जी क्या कहेंगे? कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के कार्य थे, उसको बराबर बार बार ये कह रहे हैं कि वास्तव में वो आतंकियों के विरोध में नहीं था। हेलो, एक बार रिपीट करिए। जी, पवन जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी कह रहे हैं कि जो हमला हुआ था, सीआरपीएफ के जो टुकड़ी थी चल रही थी, उस पे जो हमला हुआ था, उसका कारण भी उन्होंने आपको बताया है। कारण ये बताया है
कि जो मूवमेंट होना था उसमें एक नियम बना था कि अगर जो सेना का मूवमेंट होगा तो उसमें कोई प्राइवेट गाड़ियां नहीं आएंगी। इसका विरोध कांग्रेस ने किया था और अंततः वो नियम नहीं बन पाया और इसी का परिणाम रहा कि वो ब्लास्ट हुआ और वो इतनी बड़ी घटना हुई। जी, महबूबा मुफ्ती जी ने विरोध किया था, बता रहे हैं ना जी। महबूबा मुफ्ती जी ने, कांग्रेस ने। तो महबूबा मुफ्ती जी के साथ तो बीजेपी ने भी सरकार बनाई थी, कैसे बना ली थी? जी, वो नहीं विरोध किया था, एक ने नहीं, तीनों ने किया था। महबूबा के साथ, महबूबा मुफ्ती जी के साथ आपकी भाजपा की सरकार बनी थी? मैंने मुझे भी दीजिए जी, सरकार बनी थी ना, मुझे भी दीजिए जी। भदौरिया जी सरकार बनी थी। जी सर, आपके पास भी आएंगे। हमने वहाँ की स्थिति जानी। अगर सरकार भाजपा के बाद सरकार बनी जान ही नहीं पाते, तभी तो स्थिति जाती, तभी तो आज वहाँ सुपड़ा साफ कर रहे हैं। ये सुपड़ा साफ आज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमने सरकार बनाई थी, हमें वहाँ की जानकारियां मिली। हो सकता है वो जानकारियां जो हम वहाँ से लेके आए वो नहीं मिलती, अगर सरकार नहीं बनाते तो वहाँ से नहीं होती वो जानकारियां। तभी तो हमने तुम्हारी कमजोरियां पकड़ी और उसका सुपड़ा साफ कर दिया। धारा 370, 35A भी हटाई और आतंकवादी भी हमने वहाँ से मार भगाए। तो ये तभी किया जब सरकार बनाई। जी पवन जी, जवाब दीजिए। नहीं तो हम बता रहे हैं ना, जब ये बोल रहे हैं किसके लिए सरकार बनाई तो कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने की आजादी तो भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है। बाकी इस देश में व्यक्ति को बोलने की आजादी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति कुछ भी बोल देगा अपने हिसाब से। मतलब अब ये बोल रहे हैं महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली तो इससे सरकार बनाई ताकि उनको सरकार पता पड़ सके कि वहाँ क्या कमियां हैं। ये वहाँ बाहर से पता नहीं कर सकते थे, या केंद्र में सरकार होने के बाद नहीं पता कर सकते थे। जिस आपदा में अवसर खोजने का भारतीय जनता पार्टी का पूरा अवसर रहता है कि किस तरह की किसी भी आपदा का अवसर किया जाए। ये जो आतंकी हमले की बात कर डॉक्टर भारत भूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। डॉक्टर भारत भूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं बहुत ही कम शब्दों में देवेंद्र जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जी कि ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आज से 10-15 साल पहले की बात है जब अखबार में हम सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करते थे कि आज देश के किस हिस्से में ब्लास्ट हुआ और कितने मारे गए। शायद वो अब अखबार की खबरें ही हो गई है, हमें देखने को नहीं मिलती है जी। दूसरी बात यह है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ वो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, लेकिन पुलवामा के बाद क्या हुआ और अब क्या हो रहा है हमें उसके बारे में जानना चाहिए, सोचना चाहिए। और आगे हमारा देश किस प्रकार आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी तौर पर आगे बढ़ रहा है, विश्व में एक मुख्य शक्ति बनकर चीन और अमेरिका जैसे देशों के साथ में टक्कर दे रहा है। G20 देशों की जो बड़े बड़े देश है उनकी अध्यक्षता कर रहा है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, मेरा ऐसा जी विचार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं तो घट रही हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि पहले के मुकाबले कम है। यहां पर कर्नल साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि ये जो लौ जब बुझने को होता है तो टिमटिमाती जरूर है और धधकती है कुछ पलों के लिए, और आतंकवादियों में वही चीज देखने को मिल रही है। अब वहां से आतंक का सफाया हो रहा है, इसलिए कभी कभी ये लौ धधक जाती है और यही परिणाम है कि कभी ये आतंकी हमले कभी कभार दिखाई पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि अब कश्मीर से आतंकवाद हटने वाला है। इसका इंतजार हमें ही नहीं पूरे देश को है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।